हेलो एवरीवन। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेंस मेकर फार्मूला को डिराइव करने वाले हैं। लेकिन चूंकि ये वीडियो मैं कक्षा 12 के किसी भी बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों चाहे सीबीएसई के बच्चे हों, किसी भी बोर्ड के बच्चे को उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में बनाने वाला हूँ। पहले पार्ट में, जैसा कि आप ये फोटो में देख सकते हैं, कि पहले पार्ट में कोई भी, जैसा कि आप देखते हैं, जानते हैं कि जब भी कोई रे किसी लेंस पर आकर गिरती है तो उसका 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। एक इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ का मीडियम अलग है। ये जो भी मीडियम है, जैसे कि मान लेते हैं कि इस केस में एयर है और ये लेंस के मटेरियल का ये अलग मीडियम हो गया। तो जब मीडियम चेंज होता है तो एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, और जब दूसरी बार ये रे जो है, जो यहाँ से एंटर की है, एक बार रिफ्रैक्शन होने के बाद जब फिर ये लेंस से बाहर निकलती है तो दोबारा आपको यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी यहाँ का मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ का मीडियम अलग है। दोनों का मीडियम अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। इट मीन्स कि यहाँ पर होने वाला है रिफ्रैक्शन, यानी कि जो भी रे है वो सीधे नहीं जाने वाली है और वहां उसके पाथ में थोड़ा डेविएशन देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, कि सबसे पहले तो जानिए कि लेंस मेकर फार्मूला होता क्या है। तो लेंस मेकर फार्मूला एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है जिसकी मदद से किसी भी लेंस को डिजाइन किया जाता है, चाहे वो लेंस दूरबीन का हो चाहे चश्मे का हो। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का अगर लेंस है तो उसका कितना फोकल लेंथ रखना है, कितना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, किस मीडियम में रखेंगे तो उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी लेंस की जो सराउंडिंग होती है उस पे भी वो निर्भर करता है, डिपेंड होता है कि किस प्रकार से उसकी जो नेचर होता है, कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, सारी चीजें बदलती रहती हैं। तो हम लोग को अगर कोई भी लेंस को डिजाइन करना होता है तो हम इसी फार्मूला को प्रयोग में लाते हैं। और वो फार्मूला है क्या? तो 1/f इक्वल टू n-1 और 1/r1 + r2। यहाँ पर हम लोग माइनस यूज करने वाले हैं, r1 माइनस r2। क्या यूज करने वाले हैं? r1 माइनस r2। ठीक है। वो ये f क्या है? तो जो भी हमारा ये जो लेंस है उसका फोकल लेंथ। n क्या है? तो n2/n1। n2 क्या है? इस मटेरियल, जो भी मटेरियल हमने यूज किया है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और n1 क्या है? तो जो हमारा सराउंडिंग है, लेंस जिसमें रखा गया उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। r1 क्या है? r1 है इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और r2 क्या है? तो इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जो r2 दिख रहा है। तो बेसिकली लेंस मेकर फार्मूला है क्या? तो फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होती हैं मटेरियल, लेंस मटेरियल या उसके सराउंडिंग की, और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग आगे और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। फोकल लेंथ की जगह लिख सकते हैं 1/-v + 1/v। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि एक फॉर्मूला होता है लेंस फार्मूला, जिसमें हम लोग लिखते हैं 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u। तो इसके जगह पे हम लोग ये फोकल लेंथ की जगह पे ये भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा जो फार्मूला है कुछ बन के ऐसे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लेंस मेकर फार्मूला लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसके इमेज डिस्टेंस, उसकी जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस के मटेरियल की विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच एक रिलेशन बताता है। तो वीडियो में देरी ना करते हुए हम लोग तुरंत ही इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बच्चों बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है, इसको हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो हम लोग इस पूरे फार्मूला को 2 पार्ट में डिराइव करेंगे। पहला हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग पहले वीडियो में हम लोग इस वाले सरफेस को कंसीडर करेंगे। यहाँ से ये रे ऐसे आएगी
और ये निकल के चली जा रही है ऐसे। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो अपना रिफ्रैक्टिव सरफेस ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, तो कॉन्वेक्स उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हम लोग लिए हुए हैं। तो उसके लिए हमको एक रे डायग्राम बनाना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये रहा हमारा रे डायग्राम, इसको और छोटा कर देते हैं, और ये हमारा रहा रे डायग्राम। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा, जैसे यहाँ से मैंने आपको बताया था कि अभी हमको क्या लेना है, ये वाला सरफेस लेना है। क्या लेना है, ये वाला सरफेस, ये पहला सरफेस जो है। तो हमने यहाँ पर ये पहला सरफेस लिया है, ठीक है। दूसरे डेरिवेशन में हम लोग ये वाला सरफेस लेंगे, तो वो कॉनकेव यानी कि अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी है ये डायग्राम रे डायग्राम बना हुआ है, बहुत ही स्पष्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आ रहा है। ये एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है जिसका अपवर्तनांक है n2, और ये जिस सराउंडिंग में रखा गया है वो एक सघन विरल माध्यम है, रेयरर मीडियम है, उसका अपवर्तनांक है n1। और यहाँ पे रखी गई है कोई वस्तु जिस पॉइंट को हमने O से बताया हुआ है। यहाँ से कोई भी ऑप्टिक जो भी रे है, प्रकाश किरण है, वो चलती है, और चलने के बाद आपको पता है कि कोई भी प्रकाशिक किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। यहाँ भी हो रहा है, इसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे, लेकिन ये चली गई ऐसे, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। तो हमने क्या किया कि ये जो भी प्रकाशिक किरण है जिस बिंदु पर यहाँ पे गिरती है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, यानी एन जो है ये आपतन बिंदु है। अगर इस स्फेरिकल सरफेस पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे डाला गया नॉर्मल जो होता है वो सेंटर से होके जाता है। तो ये इस जो भी स्फीयर, जिस स्फीयर से इसको हमने काट के बनाया हुआ है वो इस स्फीयर का क्या है, सेंटर है। क्या है, सेंटर है। तो ये जो इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल लेते हैं तो ये कहाँ जाएगा, सेंटर से होके जाएगा। अब चूंकि इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो आपने पढ़ा है कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब है ये, तो ये जो प्रकाश किरण ऐसे जाने वाली थी थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाएगी और ये चली जाएगी ऐसे, यानी कि ये हो गई आपकी कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। तो फटाफट हम लोग कुछ यहाँ पर पॉइंट्स का नाम रख लेते हैं। तो जो भी आपतन बिंदु है हमने उसको n माना हुआ है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो इसके बीच के कोण को हमने I माना हुआ है। और ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, तो इसके बीच के कोण को हमने R माना हुआ है। और इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं, ये चूंकि आपको पता है कि ये एक नोन पॉइंट है और इसका हमने नाम रख दिया P। क्या रख दिया नाम, P, क्योंकि पोल है, ये क्या है, पोल। और इस वाले पॉइंट को जो ये प्रिंसिपल एक्सिस को काट रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से हमने एक नॉर्मल ड्रा किया हुआ है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे नॉर्मल ड्रा किया हुआ है और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया M। क्या नाम दे दिया, M। अब कुछ एंगल्स को हम लोग मान लेते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है वो इस आपतित किरण से अल्फा कोण बना रहा है और जो अपवर्तित किरण है मुख्य अक्ष पे, यहाँ पे जो इमेज बन रहा है ये बीटा कोण बना रहा है मुख्य अक्ष से, प्रिंसिपल एक्सिस से, यह अपवर्तित किरण। और ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया हुआ है जो कि सेंटर से होके जा रहा है वो गामा एंगल बना रहा है। यहाँ से यानी ध्रुव से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमने माना हुआ है u। क्या माना हुआ है, u। और जो इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ पे उसको हमने माना हुआ है v। और इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस यानी जो उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है उसका जो वक्रता त्रिज्या है उसको हमने माना हुआ है r, जो कि p
PC डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो सबसे पहले ये जो भी डेरिवेशन होगा, ये जो फार्मूला डिराइव होकर आपको मिलने वाला है, इसके लिए कुछ हमको एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। और वो एजम्पशंस क्या होते हैं? बड़े सिंपल एजम्पशंस हैं। वो एजम्पशंस होते हैं बच्चों कि हमको बताना होता है कि ये जो अल्फा बीटा गामा जो ये एंगल है वो बहुत ही छोटे होने चाहिए। अल्फा बीटा गामा कैसा होना चाहिए? बहुत छोटा। क्यों होना चाहिए? ऐसा क्या कारण है कि अल्फा बीटा गामा छोटा हो, तभी ये फॉर्मूला को हम लोग आगे कैरी कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल इसका कारण है, आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। जैसे कि अभी एक हम बना रहे हैं यहाँ पर, सॉरी, ये हमने एक बनाया पृष्ठ, और यहां से हमने बनाया ये हो गया आपका अल्फा। और आप यहां से ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन कुछ आएगी यहाँ पर, ये हो गया एम। अब यदि अल्फा को कुछ छोटा कर दिया जाए, आप देख सकते हैं अल्फा को अगर हम छोटा कर दें तो भी यहाँ पे आ जाएगा ये, और यहाँ से ड्रॉ करते हैं ये, तो अब ये एम हो गया ये पॉइंट। और यदि अल्फा को और हम छोटा कर दें, अल्फा एंगल को और छोटा कर दें, तो आप पाएंगे यहाँ पर हो गया एम। और यहाँ से ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, तो ये पी और जो एम है वो एकदम एक दूसरे के पास आ गए। आप देख पा रहे हैं एकदम एक दूसरे के पास आ गए। तो जैसे जैसे ये अल्फा जो है वो छोटा होता जा रहा है, ये जो एम जो पॉइंट है ये पी की तरफ बढ़ रहा है। यानी अल्फा जितना छोटा रहेगा, एम हमारे पी के उतना करीब रहेगा। और अंततः हम ऐसा कह सकते हैं कि पी और एम कोई दो बिंदु नहीं, एक ही बिंदु है। अब इसमें हमारा क्या लाभ है ऐसा कहने में? तो बच्चों, कोई भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है, उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल पृष्ठ हो, चाहे अवतल दर्पण या अवतल पृष्ठ हो, आप समझ सकते हैं कि कोई भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो चाहे इमेज की, तो दूरी सदैव ध्रुव से मापी जाती है। तो हम ऐसा करने से, अल्फा बीटा गामा छोटा करने से, ये जो एम है वो पी के पास ले जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि एम और पी एक ही बिंदु है। और एम और पी जब एक ही बिंदु होगी तो आसानी से हम इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज डिस्टेंस को पी से बता सकते हैं। अब हमको एम ओ ना कह के इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पी ओ भी हम आसानी से इसको कह सकते हैं। तो यही हमारा लाभ है। दूसरा एक हमारा एजम्पशन है कि आई आर भी छोटे होने चाहिए और पी एम बहुत क्लोज होना चाहिए। तो इसको हम लोगों ने समझ लिया क्यों इसका हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, ये अल्फा बीटा छोटा होने का क्या कारण है बच्चों? ताकि हमारा जो ये बिंदु एम है वो क्या हो, हमारा जो बिंदु एम है वो पी के बहुत ही पास हो। क्या हो? पी के बहुत ही पास हो। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। अब फटाफट हम लोग अपना जो कैलकुलेशन है वो शुरू करते हैं। तो कैलकुलेशन जो भी होगा वो सिंपल कहाँ से शुरू होगा? स्नेल के फार्मूला से। स्नेल का फार्मूला क्या होता है बच्चों? n इक्वल टू साइन आई बटा में साइन आर। और n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? n को क्या लिख सकते हैं? n2 बाई n1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। n2 क्या है? इस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और n1 क्या है? n1 क्या है? इस लेंस को जहां रखा गया उसकी सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको बस एक सूत्रीय कार्यक्रम यही लगाना है कि कुछ भी इस रे डायग्राम का इस्तेमाल करके, कुछ भी बुद्धि लगा के, अपने बचपन के सारे ज्यामिति त्रिकोणमिति सभी ज्ञान को लगा के केवल आई और आर का वैल्यू निकालिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि आई क्या होगा। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि आई यहाँ दिख रहा है। अब वो दिख रहा है आई यहाँ पर, तो कौन से ट्रायंगल को लिया जाए? तो हम लोग ले सकते हैं ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि अल्फा
और जो गामा है इंटीरियर एंगल हो गया, और आई इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया, यानी बहिष्कोण हो गया, और अल्फा और गामा हो गए आंतरिक कोण। तो हम जानते हैं कि बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज के भीतर के दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। और इसी ज्ञान का इस्तेमाल कर लेना है बच्चों। आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। क्यों? क्योंकि आई बहिष्कोण है, अल्फा और गामा। कौन सा ट्रायंगल हमने लिया हुआ है? तो ट्रायंगल ओ एन सी। कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ओ एन सी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो अब अल्फा क्या होगा? तो इसके लिए बच्चों आप लोगों ने, जो भी बच्चे 12 की पढ़ाई कर रहे हैं, हम मान सकते हैं कि आपने लिमिट और कंटिन्यूटी में एक फार्मूला पढ़ा होगा। उस फार्मूला में बताया जाता है कि यदि थीटा बहुत ही छोटा हो तो हम कह सकते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब कि यदि थीटा बहुत छोटा हो तो थीटा की जगह tan थीटा लिख सकते हैं, या tan थीटा की जगह थीटा। ये साइन के केस में भी चलता है कि यदि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि थीटा अगर बहुत छोटा है, बहुत छोटा कोण बन रहा है, तो थीटा के जगह पे, उस एंगल के जगह पे डायरेक्ट हम लोग साइन के रूप में भी लिख सकते हैं, या साइन को हटा के केवल एंगल लिख सकते हैं। तो इसी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि अल्फा के जगह पे लिख देंगे tan अल्फा, और गामा के जगह लिख देंगे tan गामा। अब अल्फा कैसे कैलकुलेट होगा? तो उसके लिए हम लोग को ले लेना है ये ट्रायंगल। आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एम एन बटा में एम ओ। क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू एम एन बटा में एम ओ। अब प्लस tan गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो अब हमको कौन सा ट्रायंगल ले लेना है? अब हम लोग ट्रायंगल लेना है ये। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि tan गामा हो जाएगा एम एन बटा में सी एम, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग tan गामा की जगह पे एम एन बटा में सी एम। अब चूंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया हुआ है कि P और M जो हैं वो लगभग इतने करीब हैं कि उनको एक ही बिंदु माना जा सकता है, तो MO के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं PO, और CM के जगह लिख सकते हैं PC। तो यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं I इज इक्वल टू एम एन बटा में MO प्लस एम एन बटा में, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को लिखना है एम एन, और एम ओ की जगह पे लिखना है पी ओ, और एम एन को ऐसे ही एज इट इज लिख देना है, और सी एम की जगह लिखना है, सी एम की जगह लिखना है पी सी, पी सी। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर बना लेंगे 1। अब हम लोग को निकालना है आर की वैल्यू। तो आर के लिए हम लोग को क्या करना है कि एन आई सी ट्रायंगल लेंगे, जिसमें गामा बहिष्कोण हो गया, यानी कि एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल हो गया, और आर और बीटा जो हो गया उसके अपोजिट एंगल हो गए। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखा जा सकता है कि गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, और यहाँ से बता सकते हैं आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। ठीक है, तो गामा की जगह क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग, गामा की जगह पे एम एन बटा में सी एम, जिसको हम लोग पी सी लिख सकते हैं, और बीटा, तो बीटा ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। तो बीटा जब ये ट्रायंगल हो गया तो बीटा की जगह पे लिख सकते हैं एम एन बटा में पी आई। अब पी आई की जगह लिख सकते हैं, सॉरी एम आई, और एम आई की जगह लिख सकते हैं पी आई, यानी कि हो जाएगा एम एन बटा में पी आई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 से ले जाके इस वैल्यू को हम लोग रख देंगे इस वाले यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है?
यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है N2 अच्छा, अब चूंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि लिमिट्स में साइन और टेन के लिए वो फार्मूला कि अगर थीटा वो छोटा हो तो साइन को हटा के हम लोग आई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं N2 बटा में N1 इज इक्वल टू आई बटा में आर। क्या लिख सकते हैं? आई बटा में आर। तो यहाँ से N2 आर इज इक्वल टू हो जाएगा N1 आई सॉरी, और N2 आर के जगह पे यहाँ से क्या रख दिया जाए? MN बटा में PC प्लस MN बटा में PI, और यहाँ से N1 आई के जगह पे यहाँ पे रख सकते हैं MN बटा में PO और प्लस MN बटा में PC। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो दोनों साइड में MN है, उस MN को हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। आसानी से आप समझ सकते हैं कि दोनों साइड में जो M है उसको आसानी से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से MN अगर कैंसिल हो जाता है तो ये मिलके आने वाला है N2 बटा में PC प्लस N2 बटा में PI इज इक्वल टू N1 बटा में PO प्लस N1 बटा में PC। और हम लोग इसको क्या करने वाले हैं? अब यहाँ से जो एक तरीके के जो टर्म हैं, जो पद हैं, उनको हम लोग एक साइड कर देंगे। क्या कर देंगे? एक तरीके के जो पद हैं उसको एक साइड में, यानी कि हम लोग यहाँ पर PC को एक साइड कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम इसको इधर ले आए या इसको ही उधर ले जाएं, कहीं भी ले जा सकते हैं हम लोग, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि N1 बटा में PO प्लस N2 बटा में PI इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से लिख सकते हैं N2 बटा में PC और सॉरी N2 बटा में PC अब माइनस N1 बटा में PC लिखा जा सकता है आसानी से। अब रही बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि PO क्या है, PI क्या है। अगर हम लोग चाहें यहाँ पर तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे PC कॉमन कर लिया जाए तो हम लोग इसको लिखा जा सकता है बच्चों, ध्यान से अगर आप देखें तो इन दोनों टर्म को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं? N2 माइनस N1 बटा में PC लिखा जा सकता है। बोलिए, अब सबसे जटिल प्रश्न ये है कि PO PI PC क्या है। तो आपको पता है कि P को हमने पोल माना हुआ था और O ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। PI क्या है? तो हमको पता है कि P पोल है और I इमेज था, तो PI हो गया इमेज डिस्टेंस। और PC क्या है? तो आपको पता है कि P हमने पोल माना हुआ था और C यानी कि जो सेंटर था, तो PC हो गया वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसकी वैल्यू को कैसे रखा जाएगा? तो आपको इसके लिए जानना होगा साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन ये कहता है कि अगर जो भी डिस्टेंस आपको नापना है वो सारा डिस्टेंस हम लोग पोल से ही मेजर करेंगे। पोल से ही स्टार्ट होगा सारा मेजरमेंट, यानी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा पोल। दूसरा साइन कन्वेंशन ये कहता है, नियम, दूसरा नियम, बहुत महत्वपूर्ण नियम, कि यदि डिस्टेंस को मापते समय हम इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण के साथ चल रहे हैं तो उसको हम लोग लेंगे प्लस में, और यदि आपतित किरण के चलने की दिशा के उल्टा दिशा में, इंसिडेंट रे जा रही है इधर, हम माप रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस, इंसिडेंस रे जा रही है इधर
और इमेज डिस्टेंस के लिए हम जा रहे हैं इधर, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको लिया जाएगा प्लस। अगर ये बात समझ गए तो समझ गए, नहीं तो आप क्या कीजिए कि यहां से एक बनाइए कोऑर्डिनेट, कहां से, इस पोल से होते हुए, और मान लीजिए इसको, इस वाले को प्लस एक्स, इसको माइनस एक्स, इसको प्लस वाई, इसको माइनस वाई, इसकी डिस्टेंस को माइनस में, इस वाले पे डिस्टेंस को प्लस में। ये प्लस वाई वाले डिस्टेंस को हम लोग अगर ऊपर की ओर कुछ मेजर कर रहे हैं तो प्लस में, और नीचे की ओर मेजर कर रहे हैं तो माइनस में। तो आप देख सकते हैं कि ये है इमेज डिस्टेंस भी। अब पोल से हमको मापना है इधर, तो ये प्लस एक्स पे जा रहा है, या अगर इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण के चलने की दिशा के आधार पर बताया जाए तो ये जा रही है इधर और हमारा डिस्टेंस जा रहा है इधर, यानी कि जो भी हमारा पी आई है, जो भी हमारा, अगर यहाँ पर अगर हम कलर चेंज करके हम लिखते हैं तो जो भी हमारा पी आई है वो कैसा है, प्लस में भी, और जो पी ओ है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो माइनस में यू, ये प्लस में भी, क्योंकि इधर ही इंसिडेंट रे जा रही है और हमको इधर जाना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पीसी जो है वो है प्लस में आर। अब इस वैल्यूज को उठा के हमको क्या करना है, इस वैल्यूज को उठा के हम लोगों को क्या करना है, ले जाके रख देना है यहाँ पे, ले जाके रख देना है यहाँ पे। तो आप आसानी से रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए हमने क्या में पाया था, N1, देखिए फाइनल फार्मूला हमारा आने वाला है N1 बटा में PO, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, माइनस में U, क्या है, माइनस में U, तो रख दिया हमने माइनस U, प्लस N2 बटा में PI क्या है, प्लस में भी, यानी प्लस में भी, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 और बटा में PC है R, PC क्या है, R, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला महत्वपूर्ण फार्मूला है, किसके लिए, जब जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, उत्तल है, कैसा है, रिफ्रैक्टिव सरफेस जो है हमारा वो उत्तल है। तो इसको हम लोगों को याद रखना है, इसको हम लोग को कैसे याद रखना है, इसको याद रखना है कि N1 बटा में, यानी पहले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि जो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसके बाद जो लेंस, यानी जो लेंस के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा में रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर इस प्रकार से अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको दूसरे वाले डेरिवेशन में बहुत मदद मिलने वाली है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, इन दोनों फार्मूला को याद रखना है, ठीक है। इन दोनों फार्मूला को आपको क्या करना है, याद रखना है, कैसे, और इस फार्मूला को हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में बहुत बार ये पूछा गया है डिराइव करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर दूसरा वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है जिस पर हम लोग पढ़ेंगे, किसके लिए, जिस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं जब हमारा अपवर्तक पृष्ठ किस प्रकार का हो, अवतल प्रकार का। चित्र में आप देख सकते हैं अभी हमने उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए किया था, अब अवतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए डेरिवेशन हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो जुड़े रहें, और बहुत ही कम समय बचा है, बड़ी ईमानदारी से और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। कोई भी अगर क्वेरीज हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, जिसका हम लोग भरसक प्रयास करेंगे उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। धन्यवाद।